सभी को नमस्कार। आज हम लाए हैं मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, और मध्यकालीन इतिहास के स्रोत में हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए मौलिक स्रोत साहित्यिक स्रोत हैं। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए मौलिक स्रोत साहित्यिक स्रोत हैं। भारत में क्रमबद्ध इतिहास लिखने की परंपरा विकसित करने का श्रेय तुर्क और मुगलों को प्राप्त है। इस्लाम के पूर्ववर्ती काल में अरबों के बीच वंशावलियाँ लिखने की परंपरा विकसित थी, जिन्हें अंसाव कहते थे। तो इस्लाम के पूर्ववर्ती काल में अरबों के बीच वंशावलियाँ लिखने की परंपरा विकसित थी, जिन्हें अंसाव कहते थे। आगे देखिए, अरबों ने यसमा उल रिसाल नामक ग्रंथ में विभिन्न व्यक्तियों के संक्षिप्त जीवन वृत्तांत संकलित किया था। तो अरबों ने यसमा उल रिसाल नामक ग्रंथ में विभिन्न व्यक्तियों के संक्षिप्त जीवन वृत्तांत को संकलित किया था। आगे देखते हैं सीरत। तो सीरत ये हज़रत मोहम्मद की जीवनियों का संकलन है। तो जो सीरत है, सीरत में हज़रत मोहम्मद की जीवनियों का संकलन है। नेक्स्ट देखिए, मगाजी युद्ध के वृत्तांतों का संकलन है। तो मगाजी में युद्ध के वृत्तांत मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, तबकात। तो तबकात क्या था? इस समान इतिहास से संबंधित ग्रंथ को तबकात कहा गया है। आगे देखते हैं, मध्यकालीन प्रशस्तियों के लिए मनाकिब और फजायल नामक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जो मध्यकालीन प्रशस्तियाँ हैं और उनके लिए मनाकिब एवं फजायल नामक शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, प्रशस्तियों में जो प्रशस्तियाँ हैं, प्रशस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण बदरुद्दीन द्वारा रचित शाहनामा है, जो मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। तो प्रशस्तियों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह बदरुद्दीन द्वारा रचित शाहनामा है, और जो मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। आगे देखते हैं, बद्र-ए-चाच बदरुद्दीन। तो बद्र-ए-चाच बदरुद्दीन को ही कहा गया है, उन्हीं का नाम है। तो बद्र-ए-चाच बदरुद्दीन ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में का प्रमुख एक कवि था, और उसने जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा में कसीदों की रचना की थी। तो बद्र-ए-चाच बदरुद्दीन ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का प्रमुख कवि था, और उसने जौना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है, की प्रशंसा में कसीदों की रचना की थी। आगे देखते हैं, बद्र-ए-चाच बदरुद्दीन की प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उसमें दीवान-ए-चाच है और शाहनामा है।
तो दीवान चाच और शाहनामा ये बदरुद्दीन की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम शमसे सिराज अफीक, सर्वप्रथम शमसे सिराज अफीक की रचना तारीख ये फिरोज शाही को नैतिक उपदेश प्रदान करने वाली रचना कहा गया है। तो सर्वप्रथम शमसे सिराज अफीक की रचना तारीख ए फिरोज शाही को नैतिक उपदेश प्रदान करने वाली रचना कहा गया है। आगे देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, तो मध्यकालीन इतिहास जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चचनामा काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक के विषय में ज्ञात नहीं है, इसे अज्ञात लेखक, अज्ञात पुस्तक है, इसका लेखक ज्ञात नहीं है। चचनामा जो है अरबी भाषा में लिखी है और अरबी भाषा में लिखा गया था और बाद में अबू बकर कोफ़ी द्वारा नसरुद्दीन कोबाचा के समय में इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। इसमें अरबों की सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख मिलता है। तो चचनामा पुस्तक इसे एक अज्ञात लेखक द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया और बाद में अबू बकर कोफ़ी ने नसीरुद्दीन कोबाचा के समय में इसका फ़ारसी में अनुवाद किया। इसमें अरबों की सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख है। आगे देखते हैं। चचनामा नामक पुस्तक में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध अभियान, शासन प्रबंध, खलीफा वाहिद द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिए जाने का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट अगली किताब है जो काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है और अधिकतर एग्जामों में पूछी जाने वाली किताब भी है। तहकीक ये हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं, तहकीक ये हिंद जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं, इसकी रचना अल-बिरूनी ने की थी। किताबुल हिंद या किताब जो है अरबी भाषा में है। सबसे पहले सचाऊ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था और अंग्रेजी में अनुवाद अल-बिरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से किया था। किताबुल हिंद का जो हिंदी भाषा में अनुवाद है, तो हिंदी भाषा में अनुवाद रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया। अल-बिरूनी का जो जन्म है 973 ईस्वी में खेवा मध्य एशिया में हुआ था, जो उस समय ख्वारिज़म कहलाता था। एक 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने खेवा वंश के अंतिम शासक ख्वारिज़म शाह को जीत लेते हैं। ख्वारिज़म शाह पर विजय प्राप्त होती है और उसी समय जब ख्वारिज़म शाह पर विजय प्राप्त होती है तो उसी समय अल-बिरूनी और महमूद गजनवी जो है अल-बिरूनी के संपर्क में आता है और अल-बिरूनी को प्राप्त कर लेता है। अल-बिरूनी जो है ये ख्वारिज़म के शाह की सेवा में होते हैं और उसके बाद जो है 1018 और 19 ईस्वी में अल-बिरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं। तो 1018-19 ईस्वी में अल-बिरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं। अल-बिरूनी देश के विभिन्न भागों का भ्रमण, भाषा और धर्म और दर्शन का अध्ययन करते हैं।
आगे देखते हैं। अल-बरूनी का जो मुख्य उद्देश्य था तो भारत के धर्मों, साहित्य का और विज्ञान और परंपराओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना था। अल-बरूनी ने अपनी किताबुल हिंद में भारत के पवित्र स्थानों, तालाबों, जल संग्रह कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता की प्रशंसा की है। अल-बरूनी भारतीय परिस्थितियों, संस्कृतियों को जानने के लिए ब्रह्मगुप्त का सिद्धांत, वराह मिहिर की बृहत संहिता, कपिल का सांख्य दर्शन, पंतजलि का योग दर्शन आदि रचनाओं का अध्ययन किया और जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को अपनी पुस्तक में उद्धृत भी किया। इनके एग्जाम्पल और उदाहरणों को अपनी किताब में लिखा। पुराणों का अध्ययन करने वाला अल-बरूनी पहला मुसलमान था। आगे देखते हैं। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित धार्मिक रीति रिवाजों, व्रत है, पूजा पाठ है, दान, तीर्थ यात्रा, दैनिक यज्ञों आदि के विषय में विस्तार से वर्णन किया है। अल-बरूनी ने अपनी इस पुस्तक में तत्कालीन भारत की राजनीतिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो अल-बरूनी की जो यह पुस्तक है, इस पुस्तक से जो तत्कालीन भारत की जो राजनीतिक पक्ष था, जो राजनीतिक जानकारी थी, जो राजाओं का कौन राजा क्या कर रहा है, ये इस प्रकार का उन्होंने नहीं लिखा है। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक जो भारत की स्थिति थी उसके विषय में विस्तार से लिखा है। अल-बरूनी लिखते हैं कि भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं है, कोई राजा नहीं है और कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। अल-बरूनी और आगे लिखते हैं कि जाति व्यवस्था इतनी दृढ़ थी, यदि दो ब्राह्मण भोजन करने बैठते थे तो बीच में एक सफ़ेद कपड़ा रख लेते थे। तो अल-बरूनी कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था इतनी दृढ़ थी, इतनी मजबूत थी कि यदि दो ब्राह्मण भी अगर भोजन करने बैठते थे तो बीच में एक सफ़ेद कपड़ा रख लेते थे। अल-बरूनी के अनुसार अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे और विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता था। तो अल-बरूनी कहते हैं कि उस समय भारत में अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे और विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता था। अल-बरूनी ने शूद्रों की सबसे बड़ी सूची प्रस्तुत की है। तो इनकी किताब में शूद्रों की जो सूची है, कौन कौन शूद्र थे, उसकी सूची मिलती है। अल-बरूनी ने 8 प्रकार के अत्यंजों का उल्लेख किया है और अल-बरूनी की आज जो किताब है किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद में 1017 से 1030 ईस्वी के बीच भारतीय जीवन के अध्ययन और निरीक्षण पर आधारित है। तो जो अल-बरूनी की जो किताब है किताबुल हिंद, इस रचना में 1017 से 1030 ईस्वी के भारतीय जीवन के अध्ययन और निरीक्षण पर आधारित जो चीज़ें उन्हें जानकारी मिली उसके विषय में लिखा है। तो ये रहा अल-बरूनी के विषय में डिटेल से हम लोगों ने अल-बरूनी के विषय में विस्तार से समझ लिया है। अगली किताब है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली किताब है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में आ जाती हैं।
तो ताजुल मासिर किताब का लेखक कौन है? हसन निजामी, जो शॉर्टकट में हसन निजामी ही पूछा जाता है, हसन निजामी है। तो ताजुल मासिर ग्रंथ की रचना सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने की थी। सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने की थी। हसन निजामी एक खुरासान में स्थित निशापुर के निवासी थे। हसन निजामी जो है मंगोलों के आक्रमण के समय निशापुर से भागकर भारत आते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन नौकरी कर लेते हैं। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक की आज्ञा से अपनी पुस्तक लिखना शुरू करते हैं, परंतु इसे जो है इल्तुतमिश के समय में पूरा करते हैं। हसन निजामी ने अपनी किताब ताजुल मासिर को अरबी भाषा में लिखा है। ये पूछा भी जाता है कि ये किताब किस भाषा में, अरबी में है, फारसी में है, तुर्की में है। तो ताजुल मासिर किताब जो है अरबी भाषा में है, हसन निजामी की है। यह पुस्तक अरबी और फारसी भाषाओं का अनूठा मिश्रण है। अगर ये पूछा जाए कि अरबी और फारसी भाषाओं का अनूठा मिश्रण किस पुस्तक में मिलता है, तो ताजुल मासिर है। ताजुल मासिर किताब जो है इसमें 1191 से लेकर 1217 के बीच की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के विषय में इसमें वर्णन मिलता है। तो ताजुल मासिर किताब में 1191 से 1217 ईस्वी की घटनाओं का उल्लेख है। आगे देखते हैं। इतिहासकार एलियट और डाउनसन ने अंग्रेजी भाषा में ताजुल मासिर का अनुवाद किया। ताजुल मासिर ऐसी पहली पुस्तक है जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास को गजनी, मध्य एशिया और इस्लाम के इतिहास से अलग करती है। तो हसन निजामी की जो ये किताब ताजुल मासिर है, यह ऐसी पहली पुस्तक है जो दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है, उस इतिहास को गजनी और मध्य एशिया और इस्लाम के इतिहास से अलग करती है। मतलब इसमें दिल्ली सल्तनत का इतिहास ठीक से मिलता है। आगे देखते हैं। हसन निजामी के अनुसार दिरहम और दिनार नामक सिक्कों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था, किंतु अन्य किसी इतिहासकार ने इसका समर्थन नहीं किया है। तो केवल हसन निजामी हैं जिन्होंने अपनी किताब ताजुल मासिर में लिखा है कि दिरहम व दिनार नामक सिक्कों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। बाकी इन सिक्कों का उल्लेख किसी अन्य स्रोत में नहीं मिलता है। अगर ये पूछा जाए कि हसन निजामी के अनुसार दिरहम व दिनार नामक सिक्कों को किसने चलाया था, तब हम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जाएंगे। वैसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं। हसन निजामी जो है इस ग्रंथ में जो भारत के जो शहर हैं उनके विषय में लिखते हैं, जो मेले हैं, उत्सव हैं और भारतीयों के जो मनोरंजन के साधन हैं, उनके विषय में भी प्रकाश डाला है। आगे देखते हैं। अगली किताब जो है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के रूप में जो अगली किताब है वो तबकाते नासरी है। तबकाते नासरी किताब जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है और ये भी एग्जामों में बहुत पूछी जाती है। तो तबकाते नासरी, इसकी रचना जो है मिनहाज उस सिराज ने की थी और ये फ़ारसी भाषा में। इससे पहले हम लोगों ने अल-बरूनी की किताबुल हिंद को देखा, वो अरबी भाषा में थी। हसन निजामी की ताजुल मासिर को देखा, वो भी अरबी भाषा में थी।
फ़िलहाल उसमें फ़ारसी शब्द भी मिलते हैं, अरबी और फ़ारसी का मिश्रण है, लेकिन जो तबक़ात नासरी है ये फ़ारसी भाषा में ही है। तो तबक़ात नासरी किताब मिनहाजुस सिराज ने लिखा था। आगे देखते हैं तो मोहम्मद गोरी के भारत विजय, नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास पर प्रत्यक्ष विवरण है ना। मोहम्मद गोरी के भारत विजय, नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रथम विवरण इस ग्रंथ में मिलता है। मिनहाजुस सिराज ने सर्वप्रथम इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत का कालक्रमिक विवरण प्रस्तुत किया है। तो मिनहाजुस सिराज की जो पुस्तक है तबक़ात नासरी, इसमें दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। आगे देखते हैं, इसमें 1227 से 1259 ईस्वी तक के दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध दरबारियों, सैनिकों और प्रांतीय गवर्नरों और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन व्रत का वर्णन किया गया है। तब ये किताब है मिनहाजुस सिराज की तबक़ात नासरी। तो इस किताब में 1227 से लेकर 1259 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत काल के जो प्रसिद्ध दरबारी रहे हैं, जो सैनिक रहे हैं, जो प्रांतीय गवर्नर रहे हैं और अन्य जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, तो उनके जीवन व्रत के विषय में इस किताब में वर्णन किया गया है। उसने मिनहाजुद्दीन सिराज ने जो है अपने समय के 25 अमीरों की जीवनी को शामिल किया है, जिसमें उल्लुग खां की जीवनी भी शामिल है। तो मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी किताब में तबक़ात नासरी में 25 अमीरों की जीवनी शामिल किया है, जिसमें उल्लुग खां पर भी विशेष प्रकाश पड़ता है। आगे देखते हैं, मिनहाजुद्दीन सिराज, इनका जो पूरा नाम है मिनहाजुद्दीन अबू उस्मान बिन सिराजुद्दीन मोहम्मद जुजानी, ये इनका पूरा नाम है। तो अब तो एग्ज़ामों में नाम के विषय में पूछा जाता है कि कौन किसका बचपन का नाम है या पूरा नाम, फुल नाम क्या है। तो किसी भी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए ये हमें सभी प्रकार से तैयार रहना है। तो मिनहाजुद्दीन सिराज, जिनका पूरा नाम मिनहाजुद्दीन अबू उस्मान बिन सिराजुद्दीन मोहम्मद जुजानी, इनका जन्म जो है 1193 ईस्वी में मध्य एशिया के धुर क्षेत्र में एक कुलीन घुरिद वंश में हुआ था। तो 1193 ईस्वी में मध्य एशिया के घुर क्षेत्र में एक कुलीन परिवार में, जिसे घुरिद वंश कहते हैं, में हुआ था। मिनहाजुद्दीन सिराज जो है अपनी माता की ओर से या माता पक्ष की ओर से सुल्तान महमूद गजनवी के राज परिवार से संबंधित थे। तो उस मिनहाजुद्दीन सिराज मातृपक्ष की ओर से सुल्तान महमूद गजनवी के राज परिवार से संबंध रखते थे। आगे देखते हैं, मिनहाजुद्दीन सिराज के जो पिता थे वो काजी भी थे और आध्यात्मिक गुरु के रूप में मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तानी सेना में थे। मिनहाजुस सिराज जुजानी इस्लामी धर्मशास्त्र मकूल व विधशास्त्र फ़िक्र का एक बड़ा विद्वान था। तो मिनहाजुस सिराज इस्लामी धर्मशास्त्र मकूल और विधशास्त्र फ़िक्र के एक बड़े विद्वान थे। 1227 में वह उच्च पहुँचते हैं, जहाँ नसरुद्दीन कोबाचा ने
उन्हें फिरोजी मदरसा में शिक्षक नियुक्त किया। तो 1227 में मिन्हाज-उस-सिराज नसरुद्दीन कुबाचा के द्वारा फिरोजी मदरसा में शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। आगे देखिए, इल्तुतमिश के समय में जब इल्तुतमिश ने कुबाचा के विरुद्ध युद्ध कर उच्च को जीत लिया, तो वह इल्तुतमिश के संरक्षण में आ गए। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश के ग्वालियर अभियान 1231 के दौरान मिन्हाज-उस-सिराज उसके साथ गए थे। तो इल्तुतमिश का जो ग्वालियर अभियान 1231 का था, उस अभियान में मिन्हाज-उस-सिराज भी इल्तुतमिश के साथ में थे। ग्वालियर अभियान में मिन्हाज-उस-सिराज जो है सेना का उत्साह बढ़ाने वाले उपदेश तज़कीर दिया था। तो ग्वालियर अभियान में मिन्हाज-उस-सिराज ने सेना का उत्साह बढ़ाने वाले उपदेश तज़कीर दिया था। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने मिन्हाज-उस-सिराज को जो है ग्वालियर का काजी और इमाम के पद पर नियुक्त किया। तो इल्तुतमिश ने मिन्हाज-उस-सिराज को ग्वालियर का काजी और इमाम के पद पर नियुक्त किया था। आगे देखते हैं, मिन्हाज-उस-सिराज ने इल्तुतमिश के विषय में लिखा है कि कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु राजा अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। तो मिन्हाज-उस-सिराज ने इल्तुतमिश के विषय में लिखा है कि कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु राजा अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। आगे देखते हैं, सुल्ताना रजिया के समय मिन्हाज-उस-सिराज को नासिरिया मदरसा दिल्ली का प्रधानाचार्य नियुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं, बहराम शाह के समय में मिन्हाज-उस-सिराज को पूरे राज का काजी मतलब न्यायाधीश बनाया जाता है। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह ने उसे राजकीय संरक्षण से वंचित रखा, मतलब राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया। तो वह कुछ समय के लिए लखनऊती और जाजनगर में बिताए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने या गुलाम वंश के किस शासक ने मिन्हाज-उस-सिराज को संरक्षण नहीं दिया था। तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने संरक्षण नहीं दिया था। आगे देखते हैं, मिन्हाज-उस-सिराज नसरुद्दीन महमूद का भी दरबारी कवि रहा। जब अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद जो गद्दी बैठे तो वह उसके दरबारी कवि बन गए। उसने अपना जो ग्रंथ तबकात-ए-नासरी लिखा तो उसे जो है नसरुद्दीन महमूद को ही समर्पित किया था। तो मिन्हाज-उस-सिराज ने अपना ग्रंथ तबकात-ए-नासरी नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित किया। ये पूछा जाता है कि मिन्हाज-उस-सिराज ने अपना ग्रंथ तबकात-ए-नासरी किस शासक को समर्पित किया था। तो नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। और इसी किताब में मिन्हाज-उस-सिराज ने नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया है। तो दिल्ली का आदर्श सुल्तान जो है मिन्हाज-उस-सिराज ने नसरुद्दीन महमूद को कहा है। आगे देखिए, मलिक नायब उल्लुग खां बलबन के समय में काजी उल कुजात
नियुक्त किया गया था। तो बलबन के समय में मिन्हाज-उस-सिराज काजी कुजात के पद पर थे और 1294 ईस्वी में उन्हें 1254 ईस्वी में मिन्हाज-उस-सिराज को सद्र जहां बनाया गया और कुछ समय पश्चात जो है बलबन के समय में ही या बलबन के शासनकाल में ही मिन्हाज-उस-सिराज की मृत्यु हो जाती है। तो मिन्हाज-उस-सिराज के विषय में हम लोगों ने जान लिया और इनकी किताब तबक़ात-ए-नासरी। तो तबक़ात-ए-नासरी के लेखक मिन्हाज-उस-सिराज हैं जो फ़ारसी भाषा में हैं, ठीक है। और इनकी किताब में दिल्ली सल्तनत का क्रमिक क्रमबद्ध विवरण मिलता है और इस किताब में 1227 से 1262 तक का दिल्ली सल्तनत का इतिहास मिलता है। इसमें दरबारी सैनिकों और प्रांतीय गवर्नरों का जीवन व्रत मिलता है। मिन्हाज-उस-सिराज अपने समय के 25 अमीरों की जीवनियों को लिखते हैं, जिसमें उल्लुग खां बलबन पर विशेष प्रकाश डाला। इनका जन्म जो है 1193 में मध्य एशिया के घुर क्षेत्र में एक कुलीन परिवार में से घुरिंद वंश कहते हैं उसमें हुआ था। ये अपनी मार्ग पक्ष की ओर से सुल्तान महमूद गजनवी के परिवार से संबंधित थे। इनके पिता जो है काजी थे, आध्यात्मिक गुरु भी थे और मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तानी सेना में थे। मिन्हाज-उस-सिराज इन्हें भी अपने पिता का ही प्रभाव था और इसलिए ये भी इस्लामी धर्मशास्त्र मकोल और विधिशास्त्र फ़िक्र एक बड़े विद्वान बन गए थे। 1227 में ये उच्च जाते हैं और उच्च का शासक उस समय नसरुद्दीन कुबाचा होता है और नसरुद्दीन कुबाचा उन्हें फिरोजी मदरसा में शिक्षक नियुक्त करता है। उसके बाद जब इल्तुतमिश ने नसरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध युद्ध किया और उच्च क्षेत्र को जीत लिया तो फिर वह इल्तुतमिश के संरक्षण में आ जाते हैं। इल्तुतमिश का जो ग्वालियर अभियान 1231 में होता है तो मिन्हाज-सिराज उसके साथ जाते हैं और ग्वालियर अभियान में वह सेना का उत्साह बढ़ाने वाले उपदेश तज़कीर देते हैं। इल्तुतमिश उन्हें ग्वालियर का काजी और इमाम नियुक्त करते हैं। इमाम जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाने का काम करते हैं। और मिन्हाज-उस-सिराज लिखते हैं कि इल्तुतमिश के विषय में लिखते हैं कि कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु राजा अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। आगे लिखते हैं कि सुल्ताना रजिया के समय में वो नासरी मदरसा दिल्ली के प्रधानाचार्य के पद पर रहते हैं और फिर रजिया के बाद जब बैराम शाह गद्दी बैठते हैं तो बैराम शाह के समय में मिन्हाज-उस-सिराज को पूरे राज का काजी बनाया जाता है। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय उन्हें राजकीय संरक्षण नहीं मिलता है तो राज दरबार छोड़ के लखनऊ इजाज नगर में कुछ समय बिताते हैं और जब नसरुद्दीन महमूद गद्दी पे बैठता है तो फिर उसके दरबारी कवि बन जाते हैं और अपनी किताब को जो है नसरुद्दीन महमूद को समर्पित करते हैं और इस किताब में वो कहते हैं कि नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। उसके बाद जब बलबन गद्दी बैठता है तो बलबन के संरक्षण में आ जाते हैं। बलबन उन्हें काजी कुजात के पद पर नियुक्त करता है। 1254 में वह सदर जहां भी बनाए जाते हैं और कुछ समय पश्चात बलबन के समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। तो अगली किताब है तारीख़ फ़िरोज़शाही व फ़तवा जहांदारी। तो तारीख़ फ़िरोज़शाही फ़तवा जहांदारी इस किताब का लेखक जो है ज़ियाउद्दीन बरनी है और ये दोनों किताबें जो हैं ये फ़ारसी भाषा में हैं। इन किताबों का जो अंग्रेज़ी अनुवाद है एलियट और डॉनसन ने किया। आगे देखते हैं। तारीख़ फ़िरोज़शाही में बलबन से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक 9 शासकों का उल्लेख मिलता है। तो तारीख़ फ़िरोज़शाही में ये बलबन से लिखना शुरू करते हैं और फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक का 9 शासकों का उल्लेख इस किताब में है तारीख़ फ़िरोज़शाही में। इसमें पूछा जा सकता है कि तारीख़ फ़िरोज़शाही में फ़िरोज़ शाह तुगलक के विषय में कितने वर्ष तक का इतिहास मिलता है, तो 6ठे वर्ष तक का इतिहास मिलता है। इसमें 9 शासकों के शासनकाल के विषय में जानकारी है और यह बलबन से फ़िरोज़ शाह तुगलक तक का इतिहास इसमें मिलता है। आगे देखते हैं। ज़ियाउद्दीन बरनी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही ठीक वहाँ से लिखना शुरू किया जहाँ से मिन्हाज-उस-सिराज ने अपनी तबक़ात-ए-नासरी को
छोड़ा था। तो ये भी टॉपिक, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ज़ियाउद्दीन बर्नी की किताब कहाँ से शुरू होती है। तो जो मिनहाजुल सिराज की तबकात नासरी के बाद से ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही शुरू होती है। ठीक है। ज़ियाउद्दीन बर्नी जो है, इन्होंने अपनी किताब में भूमि कर प्रबंध का विस्तृत उल्लेख किया है। उन्होंने अपनी किताब तारीख़ फ़िरोज़शाही में अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था का वर्णन किया है और वह लिखते हैं कि हिंदू और काफिर वस्तुओं की चोरी करते थे। वह लिखते हैं कि हिंदू और काफिर जो थे वस्तुओं की चोरी करते थे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणिक विवरण है वह तारीख़ फ़िरोज़शाही ही है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था का, बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो प्रमाणिक विवरण मिलता है वो ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही में मिलता है। आगे देखिए, ज़ियाउद्दीन बर्नी जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा व्यवस्था का भी उल्लेख करते हैं और वह लिखते हैं कि प्रत्येक हिंदू का घर जो है टकसाल बन गया था। आगे देखते हैं, फतवा या जहांदारी। तो फतवा या जहांदारी पुस्तक ये तारीख़ फ़िरोज़शाही का एक पूरक खंड है, पूरक खंड के रूप में है फतवा या जहांदारी। ज़ियाउद्दीन बर्नी, तो ज़ियाउद्दीन बर्नी का जो जन्म है 1285 ईस्वी में उत्तरी भारत के बारा, जो अब बुलंदशहर कहा जाता है, के एक भारतीय मुस्लिम सैयद परिवार में हुआ था। इसलिए उनका नाम निस्बा बर्नी रखा गया था और उनकी मृत्यु जो है 1357 में हुई थी। तो ज़ियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में उत्तरी भारत के बारा, जो अब बुलंदशहर कहलाता है, के एक भारतीय मुस्लिम सैयद परिवार में हुआ था और इसलिए उनका नाम जो है निस्बा बर्नी है ना, निस्बा बर्नी रखा गया और उनकी मृत्यु जो है 1357 में हो गई थी। आगे देखिए, बर्नी के जो पिता थे मुवैदुल मुल्क, ये जलालुद्दीन खिलजी के जो दूसरे पुत्र थे शहजादा अरकली खां, उनके निजी कर्मचारी थे और उनके चाचा जो है अलाउल मुल्क, जो अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार और राजधानी दिल्ली के कोतवाल थे। आगे देखिए, ज़ियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के नदीम या प्रिय साथी थे और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 17 वर्षों तक रहे। तो ज़ियाउद्दीन बर्नी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नदीम थे। नदीम का मतलब प्रिय साथी है ना, प्रिय साथी थे और उसके दरबार में 17 वर्ष रहे। बर्नी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में लिखते हैं कि जब उसे सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। वह लिखते हैं कि जब उसने सत्ता पाई तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र थे। बर्नी जो है मोहम्मद बिन तुगलक को दयालु और रक्त पिपासु दोनों कहते हैं, दयालु भी था और रक्त पिपासु भी था। बर्नी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ कार्यों से खफा रहता था और इसलिए बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक को अधर्मी और रक्त पिपासु कहकर आलोचना भी करते हैं। तो अब बर्नी 17 वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी रहते हैं, उसके प्रिय साथी भी थे, नदीम भी थे, लेकिन फिर भी उसकी आलोचना करते हैं, उसे अधर्मी और रक्त पिपासु कहते हैं।
आगे देखिए, बरनी जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इन्हें राजकीय संरक्षण से वंचित कर दिया गया था। इन्हें राजकीय संरक्षण में नहीं रखा गया। उनकी संपत्ति और धरोहर को जब्त कर लिया गया था और कुछ समय तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था। तो ये भी क्वेश्चन कई सिविल एग्जामों में पूछा गया कि किस इतिहासकार को जो है जेल में रहना पड़ा, है ना, या बरनी को किस शासक ने जेल में डलवा दिया था, या बरनी की संपत्ति और धरोहर को किस शासक ने जब्त कर लिया था, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस प्रकार से ऑप्शन देखें। इसमें ये कन्फ्यूज हो बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, क्योंकि जब एक इतिहासकार कई शासकों के दरबार में रहता है तो फिर जब तक हम लोग डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तब तक इतनी बारीक जो क्वेश्चन है उनको सही नहीं कर पाएंगे। फिर बरनी जो है फिरोज शाह तुगलक को फिर भी बरनी जो है फिरोज शाह तुगलक को आदर्श और श्रेष्ठ सुल्तान बताता है। मतलब बरनी की संपत्ति और धरोहर को जब्त कर लेता है फिरोज शाह तुगलक, उसे जेल में भी उसके समय रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी बरनी फिरोज शाह तुगलक को आदर्श एवं श्रेष्ठ सुल्तान बताता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फिरोज शाह तुगलक को आदर्श और श्रेष्ठ सुल्तान किसने कहा, तो अगर जिसने ये पढ़ा है कि वो बरनी को फिरोज शाह तुगलक ने जेल में डाल दिया था, वो बिल्कुल भी जो है फिरोज शाह तुगलक पे नहीं जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक को बरनी ने कहा है, लेकिन बिल्कुल अपोजिट है। तो बरनी फिरोज शाह तुगलक को आदर्श सुल्तान भी बताता है और उसके शासनकाल में जेल में भी रहता है। आगे देखते हैं, बरनी ने फिरोज शाह तुगलक के शासन में जो शांति और समृद्धि का मुख्य कारण कहा है, उलेमा वर्ग का समर्थन था। तो जियाउद्दीन बरनी ने फिरोज शाह तुगलक के शासन में जो शांति और समृद्धि जो रहती है, तो उसका मुख्य कारण उलेमा वर्ग के समर्थन को बताया है। तो बरनी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बरनी की तारीखी फिरोजशाही में अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक के नदीम प्रिय साथी थे, लेकिन फिर भी उनकी आलोचना करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय में और राजकीय संरक्षण से वंचित हो जाते हैं, उनकी संपत्ति धरोहर जब्त कर ली जाती है। फिरोज शाह तुगलक के समय में उन्हें जेल में रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह फिरोज शाह तुगलक को आदर्श और श्रेष्ठ सुल्तान बताते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट किताब है तारीख फिरोजशाही। तो तारीख फिरोजशाही ये किताब शमसे सिराज अफीक ने लिखा था, और शमसे सिराज अफीक का जो जन्म है वह 1342 ईस्वी में हुआ था। शमसे सिराज जो अफीक हैं, उसे सुल्तान फिरोज शाह का संरक्षण प्राप्त था। तो शमसे सिराज अफीक फिरोज शाह तुगलक के संरक्षण में थे। फिरोज शाह तुगलक 1357 से 1388 तक का इतिहास इसमें लिखा है। तो शमसे सिराज अफीक अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक के शासन का 1357 से 1388 का जो इतिहास है इसमें लिखा है। यह किताब जो है फिरोज शाह तुगलक के शासन के बारे में लिखित सर्वाधिक सही और अधिक प्रमाणित पुस्तक है। इस किताब में 90 अध्याय हैं। यह किताब जहां बरनी की तारीख फिरोजशाही समाप्त होती है, वहीं अफीक की तारीख फिरोजशाही शुरू होती है। लेकिन अफीक की जो तारीख फिरोजशाही है, ये मूल रूप से फिरोज शाह तुगलक के इतिहास पर आधारित है। आगे देखिए,
अफीक ने अपनी किताब में फिरोज शाह तुगलक के कृषि सुधारों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। और अफीक अपनी किताब में लिखते हैं कि पूर्वी पंजाब में रजबाह नहर का उल्लेख करते हैं, उल्लुक खानी नहर के प्रभाव का वर्णन करते हैं और उसमें लिखते हैं कि खरीफ और रबी की खेती का संभव हो पाई थी। तो वह पूर्वी पंजाब में रजबाह और उल्लुक खानी नहरों के प्रभाव का वर्णन करते हैं, जिससे खरीफ और रबी की खेती संभव हो गई थी। इस किताब में नहरों के किनारे सिंचित क्षेत्रों में 52 नई कृषि बस्तियां स्थापित हुई थीं, इनके बारे में उल्लेख है। अफीक इस किताब में लिखते हैं कि ना तो एक भी गांव उजाड़ रहा और ना ही एक हाथ भी जमीन बंजर रही। सारी खेती को जो है नहरों से जोड़ दिया गया था, इस प्रकार का उल्लेख करते हैं। तो अफीक के विषय में एक बार फिर से हम लोग, तो तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीक ने लिखा। अफीक का जन्म 1342 में हुआ। उसे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का इतिहास इस किताब में मिलता है और फिरोज शाह तुगलक के शासन के बारे में सर्वाधिक प्रमाणित पुस्तक तारीख फिरोज शाही जो अफीक की है, यह 90 अध्यायों में है। बरनी की तारीख फिरोज शाही जहाँ से समाप्त होती है, अफीक की तारीख फिरोज शाही वहीं से शुरू होती है। अफीक ने फिरोज शाह तुगलक के कृषि सुधारों का विस्तार से उल्लेख किया है। इसमें पूर्वी पंजाब में रजबाह और उल्लिक खानी नहरों का उल्लेख किया है, जिससे खरीफ और रबी की फसलों की खेती करना संभव हो गया था। उसने लिखा है कि नहरों के किनारे सिंचित क्षेत्रों में नई बस्तियां स्थापित हो गई थीं। अफीक लिखते हैं कि ना तो एक भी गांव उजाड़ रहा और ना ही एक हाथ भी जमीन बंजर रही। नेक्स्ट अगली किताब देखते हैं सीरत फिरोज शाही। तो सीरत फिरोज शाही यह ग्रंथ जो है तारीख फिरोज शाही का विस्तृत संस्करण है और इसमें सुल्तान फिरोज शाह की प्रशंसा की गई है। तो सीरत फिरोज शाही ग्रंथ जो है ये सुल्तान फिरोज शाह के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट अगले देखती हैं तो जो अगली किताब है फुतूहात फिरोज शाही। तो फुतूहात फिरोज शाही यह ग्रंथ सुल्तान फिरोज शाह ने स्वयं लिखा, जो सुल्तान फिरोज शाह की आत्मकथा है। इस पुस्तक में वो लिखते हैं, सुल्तान फिरोज शाह लिखते हैं कि जब अल्लाह अपने बंदों की आजीविका नहीं छीनता तो मैं कैसे किसी को उसके पद से हटा सकता हूँ। यह कथन इस किताब में ही मिलता है। इसमें उसके द्वारा इस्लाम धर्म का प्रसार के प्रयास और जन कल्याण संबंधी कार्यों का उल्लेख है। आगे देखते हैं, एक नेक्स्ट किताब है फुतूह उस सलातीन। तो फुतूह उस सलातीन इस किताब को लिखा है इसामी ने, जिनका पूरा नाम है ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी। ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी, जिसने मलिक इसामी या इसामी, तो फुतूह उस सलातीन किताब को ख्वाजा अब्दुल्लाह मलिक इसामी ने लिखा था और जिसने बहमनी राज के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित किया। तो फुतूह उस सलातीन जो इसामी की किताब है अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। इस किताब में जो है 999 से 1350 ईस्वी तक का इतिहास वर्णित है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना और बहमन शाह की प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो फुतूह सलातीन किताब जो है मलिक इसामी की है और जो अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। इसमें भी इन्होंने भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की है और बरनी ने भी मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की है। आगे देखते हैं,
हाँ, तो फतुह उस सलातीन ग्रंथ में गजनी राज के उदय से लेकर बहमनी राज की स्थापना तक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो फतुह उस सलातीन किताब में, जो इस्लामी की किताब है, इसमें गजनी राज के उदय से लेकर बहमनी राज की स्थापना तक की घटनाओं का उल्लेख है। तो इसामी ने अपनी किताब फतुह उस सलातीन में मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लामी दुनिया के सबसे बुद्धिमान मूर्ख की संज्ञा दी है। तो बुद्धिमान मूर्ख किसने कहा है मोहम्मद बिन तुगलक को? इसामी ने कहा है। रक्त पिपासु किसने कहा था? बर्नी ने कहा था, है ना। आगे देखते हैं, इस ग्रंथ में 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर किए गए आक्रमण का उल्लेख मिलता है और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो दक्षिण भारत में विद्रोह हुए उसका भी उल्लेख मिलता है इसामी की फतुह उस सलातीन में। इसामी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के दौरान दौलताबाद गया था, फिर भी वह अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में चला गया था और उसी के संरक्षण में फतुह उस सलातीन की रचना की थी। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करते हैं तो उनके साथ दौलताबाद गया था। इस अभियान में उसके दादाजी की मृत्यु हो जाती है ना। और जब मोहम्मद बिन तुगलक फिर से कहते हैं कि हम अब दौलताबाद से दिल्ली फिर लौटना है, तो फिर वो कहते हैं भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब दिल्ली नहीं चल पाऊँगा। तो फिर वो बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में चले जाते हैं। अब वहीं इस किताब को लिखते हैं और फतुह उस सलातीन को अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित करते हैं। आगे देखिए, तो इसामी का जो जन्म है, इसामी का जन्म 1311 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। उनके पिता का नाम इजुद्दीन इसामी था, इज़उल-दीन इसामी था। आगे देखते हैं, फतुह उस सलातीन जिसका अर्थ होता है सुल्तानों के उपहार, यह फारसी भाषा में है और छंदबद्ध शैली में है। इसामी ने अपनी इस किताब को, फतुह उस सलातीन किताब को, शाहनामा-ए-हिंद कहा और भारत का शाहनामा भी कहा जाता है। तो इसामी ने इसे शाहनामा-ए-हिंद में भारत का शाहनामा भी कहा है। इसे 10 दिसंबर 1349 में लिखना शुरू किया था और 14 मई 1350 में उन्होंने पूरा किया था। तो ये रही जानकारी इसामी के विषय में। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगली किताब, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, रहला। तो रहला किताब जो है ये अफ्रीकी यात्री हैं इब्न बतूता, और इब्न बतूता ने इसे अरबी भाषा में लिखा गया था। तो रहला किताब को इब्न बतूता ने अरबी भाषा में लिखा था। इस ग्रंथ में सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, उनकी डाक व्यवस्था और उनकी मृत्यु और परिस्थितियों का उल्लेख है। इब्न बतूता ने सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का जो है विस्तृत विवरण दिया है। आगे देखिए, तो इब्न बतूता का जो जन्म है ये 24 जनवरी 1304 ईस्वी में तांजियर, मोरक्को जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1369 में मार्केश में हो गई थी। आगे देखते हैं, इब्न बतूता का जो मूल नाम है शेख फतह
अबू अब्दुल्ला। तो इब्न बतूता का मूल नाम शेख फ़तह अबू अब्दुल्ला था। इनके इब्न बतूता, इनके नाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है कि बतख का बेटा। इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 12 सितंबर को सिंध नदी के रास्ते भारत आते हैं और 14 वर्ष तक भारत में रहते हैं। तो 1333 में इब्न बतूता, 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 12 सितंबर को सिंध नदी के रास्ते भारत आते हैं और 14 वर्षों तक भारत में रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाते हैं, जो 8 वर्षों तक दिल्ली के काजी के पद पर रहते हैं। तो इब्न बतूता के विरुद्ध भ्रष्टाचार और बेईमानी के आरोप लगे थे और जिसके कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उनसे नाराज़ होकर उन्हें कारागार में डाल देता है। तो फिरोज़ शाह तुगलक के समय में जेल में कौन रहता है? बरनी रहता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जेल में इब्न बतूता रहता है ना। उसके बाद जेल से इन्हें निकाला जाता है और 1442 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजता है, किंतु जहाज़ जो है ख़राब हो जाता है और जहाज़ ख़राब हो जाने की वजह से वह बीच रास्ते से वापस लौट आता है। आगे देखते हैं। रहला किताब में मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाएं, उसका व्यक्तिगत जीवन और उसके राज दरबार की स्थिति के विषय में जानकारी मिलती है। इब्न बतूता भारत के रहने के दौरान वह पंजाब के अबोहर गया, हरियाणा के सिरसा गया और हाँसी गया था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को भी घूमा, कन्नौज भी गया और महाराष्ट्र के दौलताबाद, गुजरात में खंभात, मध्य प्रदेश में ग्वालियर और उज्जैन और केरल में कोझिकोड आदि स्थानों का भ्रमण भी किया था। तो ये इब्न बतूता के विषय में इब्न बतूता ने एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो रहला ये इब्न बतूता की किताब है ना, अरबी भाषा में है। ये उत्तरी अफ्रीका के निवासी थे। गियासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था का उल्लेख किया है और इब्न बतूता ने जो है डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तांजियर मोरको उत्तरी अफ्रीका के ये निवासी थे। 24 जनवरी 1304 में पैदा हुए थे। 1369 में मार्केस में मृत्यु हो गई थी। तो इब्न बतूता का जो मूल नाम है शेख फ़तह अबू अब्दुल्ला था। इब्न बतूता का जो शाब्दिक अर्थ है बतख का बेटा होता है। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वो भारत पहुँचे थे। 12 सितंबर को सिंध नदी को पार करते हैं, भारत पहुँचते हैं। इब्न बतूता भारत में 14 वर्ष रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है और 8 वर्षों तक काजी के पद पर रहते हैं। इब्न बतूता के विरुद्ध भ्रष्टाचार बेईमानी का आरोप लगते हैं, जिसके कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उनसे नाराज़ हो जाता है और उन्हें कारागार में बंद करा देता है। बाद में रिहा किए जाते हैं और 1442 में उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक अपना दूत बनाकर चीन भेजता है। रास्ते में जहाज़ खराब हो जाता है और वह बीच रास्ते से वापस लौट आते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ रहला में मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाएं, व्यक्तिगत जीवन, राज दरबार की स्थिति के विषय में जानकारी दी है। इसके अलावा वह भारत प्रवास के दौरान पंजाब के अबोहर, हरियाणा में सिरसा और हाँसी, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और मथुरा, महाराष्ट्र के दौलताबाद, गुजरात में खंभात, मध्य प्रदेश में ग्वालियर और उज्जैन और केरल के कोझिकोड स्थानों का भ्रमण करते हैं। अगली किताब देखते हैं।
कामिल उत त्वारीख। कामिल उत त्वारीख इस ग्रंथ को शेख अब्दुल हसन इब्नुल असीर ने 1230 ईस्वी में की थी और जिसमें मोहम्मद गोरी के विजयों का उल्लेख है। तो कामिल उत त्वारीख की रचना शेख अब्दुल हसन ने की थी। इसमें बस इतना ही याद रखना है। आगे देखते हैं। तारीख यामनी या किताबुल यामनी, इसका लेखक उत्बी है। यह किताब भी अरबी भाषा में है। उत्बी जो है महमूद गजनवी का एक शाही इतिहासकार था। इस ग्रंथ में सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी का 120 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। अगली किताब देखते हैं। तारीख सिंध या तारीख मासूमी। तो इस ग्रंथ की रचना मीर मोहम्मद मासूम ने की थी, जो नाम से ही तारीख मासूमी मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। यह पुस्तक जो है चचनामा में जो विवरण मिलता है उसी पे आश्रित है। तारीख सिंध में इसमें अरबों की सिंध विजय का उल्लेख मिलता है और इसमें साथ ही मुग़ल सम्राट अकबर के समय का सिंध का इतिहास भी मिलता है। नेक्स्ट अगली किताब देखते हैं। तारीख मसूदी। तारीख मसूदी इसकी रचना जो है अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी ने की थी, जिन्हें शॉर्टकट में बैहाकी कहा जाता है। तो तारीख मसूदी की रचना बैहाकी ने की थी, है ना, बैहाकी ने की थी। बैहाकी की जो एक अन्य किताब है, जो अन्य पुस्तक है, वह तारीख सुबुक्तगीन है। बैहाकी ये महमूद गजनवी का शाही लेखक था। लेलपुन ने इसे पूर्वी श्री पैपियस की उपाधि दी थी। इस पुस्तक में जो है महमूद गजनवी का इतिहास, उसका दरबारी जीवन और उसके कर्मचारियों और षड्यंत्रों के विषय में जानकारी मिलती है। तो तारीख मसूदी का लेखक बैहाकी की दूसरी किताब जो है तारीख सुबुक्तगीन है और यह महमूद गजनवी का शाही लेखक था। नेक्स्ट अगली किताब देखते हैं। तारीख मुबारक शाही। तो तारीख मुबारक शाही को यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। ये सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में लिखा था और इस ग्रंथ को मुबारक शाह को समर्पित किया। तो तारीख मुबारक शाही सैयद वंश के शासक मुबारक शाह को समर्पित है। यह सैयद यहिया बिन अहमद सरहिंदी की किताब है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। मालफुजात तिमूरी। मालफुजात तिमूरी यह अमीर तैमूर की आत्मकथा है। यह तुर्की भाषा में है। मालफुजात तिमूरी यह अमीर तैमूर की आत्मकथा है। यह तुर्की भाषा में है। अबू तालिब हुसैनी ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया था और बादशाह शाहजहां को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। तो इस ग्रंथ में तैमूर के कार्यकलाप हैं, उसके विचार हैं, उसका भारत पर आक्रमण जो 1398 में किया था उसका उल्लेख है ना। तो मालफुजात तिमूरी ये तैमूर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में है। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट देखिए जफरनामा। यह अमीर तैमूर की जीवन गाथा है। पहली किताब जो अभी हम लोगों ने देखा वो आत्मकथा है। जफरनामा ये भी तैमूर की ये जीवन गाथा है और इसे लिखा था शारफुद्दीन अली याजिद ने। शारफुद्दीन अली याजिद ने लिखा था, जो अमीर तैमूर के पुत्र के संरक्षण में लिखा गया था। तो जफरनामा जो है अमीर तैमूर की जीवन गाथा है।
जिसे सारफुद्दीन अली याजिद ने लिखा था, जबकि तैमूर की जो आत्मकथा है वह मालफूजात तैमूरी है। जैसे आत्मकथा का मतलब जो स्वयं व्यक्ति लिखता है, जैसे तैमूर ने लिखा और तुर्की भाषा में लिखा, और जफरनामा जो है इसमें उसकी जीवन गाथा है, जिसे सारफुद्दीन अली याजिद ने लिखा था। नेक्स्ट अगली किताब देखते हैं, वाक़िया ये मुस्ताकी, जिसे तारीख़ ये मुस्ताकी भी कहते हैं। इसका जो लेखक है शेख रिज़कुल्लाह मुस्ताकी है। यह किताब जो है लोदी और सूरवंश के विषय में जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट अगली किताब देखते हैं, तो अगली किताब जो है तारीख़ सलातीन ए अफ़गान, तारीख़ सलातीन ए अफ़गान है। इसे अहमद यादगार ने लिखा था। इसमें बहलोल लोदी से लेकर हेमू की मृत्यु तक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मुखजान अफ़गानी, इसे निमायत उल्लाह ने लिखा था, जो 1612 में लिखी गई, और इस किताब से भी लोदी शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, अदाबुल हर्ब व शुजाआत, इसे फ़क्र मुदव्विर ने लिखा था, और यह किताब जो है अदाबुल हर्ब व शुजाआत, इसका जो संक्षिप्त रूप है इसे अदाब उस सलातीन कहते हैं, और यह किताब जो है इल्तुतमिश को समर्पित है। अदाब उस सलातीन का जो लेखक फ़क्र मुदव्विर है ना, और यह जो है इल्तुतमिश को समर्पित है। इल्तुतमिश जो है आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने इस ग्रंथ की रचना अपने पुत्रों की शिक्षा दिलाने के लिए करवाई थी। आगे देखते हैं, इंसाए माहरू क्या है, तो यह तुगलक काल में मुल्तान के प्रांतपति ऐनुल मुल्क के पत्रों का संकलन है। रिज़कुल्लाह इंसा क्या है, तो यह बहमनी सल्तनत के वजीर महमूद गमा के पत्रों का संकलन है। तारीख़ रसीदी, तो तारीख़ रसीदी यह मिर्ज़ा हैदर ने इस पर लिखा था, और यह कश्मीर के इतिहास के विषय में लिखी गई थी। तो तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैदर की रचना है, और कश्मीर का इतिहास इसमें मिलता है। फिर रियाज ये सलातीन, इसे गुलाम हुसैन सलीम ने लिखा था, और इससे बंगाल का इतिहास मिलता है, बंगाल के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर अगली किताब है तारीख़ गुजरात, इसे मीर अबू तुरबवली ने लिखा था, और इसमें गुजरात का इतिहास मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब हम लोग आते हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत इतिहास के एक चर्चित साहित्य इतिहासकार हैं, साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं। इनके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, और इसमें चर्चा करने के बाद मुझे नहीं लगता कि इनके विषय में कोई भी जानकारी आपकी रह जाएगी या कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं पहले देखते हैं। तो किरान उस सदायन लिखा इन्होंने, और यह किताब जो है अमीर खुसरो की पहली मंसवी है। जब ये पूछा जाता है कि अमीर खुसरो की पहली मंसवी कौन सी है, 4 किताबें दे दिया, तो पहली मंसवी जो है किरान उस सदायन है। 1289 में इन्होंने जो है इसे लिखा था। तो इस किताब में किरान उस सदायन में इसमें बुगरा खां और उसके बेटे कैकोबाद के मिलन का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बुगरा खां व उसके बेटे कैकोबाद के मिलन का उल्लेख अमीर खुसरो के किस किताब में मिलता है, तो किरान उस सदायन में मिलता है।
इनकी अगली किताब जो है मिफ्ताह उल फुतूह है। तो मिफ्ताह उल फुतूह इस किताब यह ग्रंथ जो है इन्होंने 1291 ईस्वी में लिखा था और जो जलालुद्दीन खिलजी के संरक्षण में लिखा था। तो जलालुद्दीन खिलजी के संरक्षण में मिफ्ताह उल फुतूह किताब को लिखा और इस किताब में जो है जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान, मलिक छज्जू का विद्रोह भी इसमें मिलता है, उसके दमन का भी मिलता उल्लेख, रणथंभौर पर सुल्तान की चढ़ाई का उल्लेख भी मिलता है और झायन विजय का भी उल्लेख मिलता है। तो मिफ्ताह उल फुतूह किताब जो है अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षण में लिखी गई और ये किताब उसी को समर्पित है। अगली किताब देखते हैं। तो अमीर खुसरो की जो अगली किताब है वह खजाइनुल फुतूह है, जिसे तारीख अलाई भी कहा जाता है। तो खजाइनुल फुतूह या तारीख अलाई यह ग्रंथ अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान, उसके सैनिक अभियान, उसका गुजरात, चित्तौड़, मालवा और वारंगल विजयों का उल्लेख करता है। तो खजाइन उल फुतूह किताब जो है या तारीख अलाई किताब में यह अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के सैनिक अभियानों, उसकी गुजरात, चित्तौड़, मालवा और वारंगल की विजयों का उल्लेख करता है। तो खजाइन उल एक मिनट, क्या हो गया? खजाइनुल फुतूह में जो है इस किताब में अलाउद्दीन की दक्षिण भारत विजय, उसके सैनिक अभियान, गुजरात, चित्तौड़, मालवा, वारंगल है ना, और इसी में जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रथम 16 वर्षों का इतिहास का या घटनाओं का वर्णन है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रथम 16 वर्षों तक की घटनाओं का उल्लेख खजाइन उल फुतूह में मिलता है या तारीख अलाई में मिलता है। खजाइन उल फुतूह किताब में शतरंज खेल का उल्लेख मिलता है और इसमें कहा गया है कि इसका आविष्कार भारत में ही हुआ था। तो शतरंज खेल का उल्लेख किस किताब में मिलता है? खजाइन उल फुतूह में मिलता है। इनकी जो अगली किताब है तो अगली किताब आशिका है या काव्य शैली में है और इस किताब में जो है अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के आदेश पर लिखा था और इस किताब में गुजरात के राजा करण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां की प्रेम गाथा का उल्लेख है। इसके अलावा जो है इस किताब में अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात और मालवा विजय, मंगोलों द्वारा स्वयं अपने को कैद किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। तो अमीर खुसरो मंगोलों द्वारा जो कैद किया गया था, तो अमीर खुसरो मंगोलों द्वारा कैद किया गया था, इस बात की जानकारी उसकी आशिका किताब में मिलता है और इस किताब में अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां और गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल रानी की प्रेम कथा का उल्लेख है, प्रेम गाथा का उल्लेख है। तो ये पूछा जाता है कि अमीर खुसरो को मंगोल पकड़ ले गए थे, बंदी बनाकर ले गए थे, तो इस बात की जानकारी हमें आशिका में ही मिलता है। इनकी अगली किताब देखते हैं। इनकी अगली किताब जो है नूह सिपिर है ना, नूह सिपिर या कहीं कहीं सिपिहर भी लिखा होता है, नूह सिपिर है। तो इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने मुबारक खिलजी की विजयों के साथ साथ भारत की जलवायु, पशु पक्षियों और धार्मिक विवरण का रोचक विवरण दिया है। इसी किताब में खुसरो ने भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की है। तो भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से अमीर खुसरो ने किस किताब में की है? तो नूह सिपिर में की है। अगली किताब इनके देखिए तुगलकनामा, यह भी काव्य शैली में है। यह अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मंसबी है। इसमें खुसरो
खुसरो शाह और गियासुद्दीन तुगलक के मध्य कूटनीतिक युद्ध का उल्लेख है ना। तो यह किताब तुगलकनामा जो है यह गियासुद्दीन तुगलक को ही समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं इनके जो अगली किताब है एजाज खुसरवी है। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन और सूफी मत से संबंधित जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, ये संक्षेप में भी लिखा गया है अमीर खुसरो की रचनाएं। तो अमीर खुसरो की रचनाएं किरानुल सादन है, मिफ्ताहुल फुतूह है ना, खजानुल फुतूह है। किरानुल सादन में बुगरा खां है ना, कैकुबाद के मिलन का उल्लेख है। मिफ्ताहुल फुतूह जो है जलालुद्दीन खिलजी को समर्पित है, उसी के विजय अभियानों का उल्लेख है। खजानुल फुतूह या अलाउद्दीन खिलजी के इसमें विजय अभियान है, दक्षिण भारत का भी उल्लेख है ना। आशिका में हमने अभी देखा अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र और देवल रानी की प्रेम कथा का उल्लेख मिलता है इसमें आशिका में, है ना। और इसी में जो है आशिका में ही अमीर खुसरो को मुगलों के द्वारा बंदी बनाए का भी उल्लेख मिलता है। शतरंज खेल का उल्लेख हमें खजानुल फुतूह में मिलता है। नो सिपिर में अमीर खुसरो ने भारत को ऐश्वर्य के उदान की एक संज्ञा दी है ना। तुगलकनामा गियासुद्दीन तुगलक और खुसरो के बीच युद्ध और संघर्ष का उल्लेख है। और आगे इसकी जो 5 अन्य रोमांटिक मंसवियाँ हैं, तो इसमें मल्लोल है ना, मल्लोल अनवर है, शिरीन खुसरो है, लैलू मजना भी है, आयन सिकंदरी भी इन्हीं की है, और हस्त बिहस्त भी इन्हीं की है जो अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित है। और इनका जीवन परिचय देख लेते हैं अमीर खुसरो का। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में पटियाली गांव में हुआ, गंगा के किनारे है, और ये वर्तमान में कासगंज ज़िले में पड़ता है। पहले इसे एटा कहते थे और कासगंज ज़िले के उत्तर प्रदेश में है। इनके बचपन का नाम जो है अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था। इन्हें अमीर का खिताब जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। आगे देखते हैं, यह अमीर खुसरो के नाम से जाने जाते हैं। इनका जो लोकप्रिय नाम है तोती हिंद है। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन था। इनकी जो माता थी वो बलबन के जो युद्ध मंत्री इमादुल तुल मुल्क की पुत्री दौलत नाज थी। इनकी माता का नाम दौलत नाज था, जो बलबन के युद्ध मंत्री इमादुल मुल्क की पुत्री थी। आगे देखिए, जब 7 वर्ष के थे तब ये औलिया निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए थे। प्रारंभ में वह बलबन के सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद शाह की सेवा में थे। आगे देखते हैं, मोहम्मद शाह मंगोलों के साथ जब युद्ध में मारा जाता है तो मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बनाकर हेरात ले जाते हैं। 2 साल बाद मंगोलों से छूटकर बलबन के दरबार में पहुंचते हैं और सारा किस्सा सुनाते हैं, और फिर उसके दरबार में कवि बन जाते हैं। बलबन के भतीजे मलिक छज्जू ने अमीर खुसरो को बलबन से मिलवाया था। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो जो है कैकुबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो शाह और गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल को अपने आँखों से देखा और उनकी सेवा में भी रहा। तो इस प्रकार से अमीर खुसरो जो है 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अभी क्वेश्चन पीसीएस में खूब पूछा गया है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का जिसने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो अमीर खुसरो था।
कैकोबाद ने अमीर खुसरो को मुल्क शूरा मतलब राष्ट्र कवि की उपाधि से संबोधित किया था। देखिए, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान और दक्षिण अभियान के समय उसके साथ था। नेक्स्ट देखिए, वह प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट देखिए, निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कला की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के दूसरे दिन हो गई थी। तो ये कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया से इतना लगाव था अमीर खुसरो को कि उनके मरने के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दूसरे दिन जो है खुद प्राण त्याग दिए। आगे देखिए, अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले अमीर खुसरो ने अपनी फारसी रचनाओं में भारतीय मुहावरों एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर उसे भारतीय पर्यावरण के अनुसार ढालने का प्रयास किया। आगे देखिए, अमीर खुसरो पहला व्यक्ति था जिसने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। आगे देखिए, अमीर खुसरो को खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। आगे देखिए, अमीर खुसरो फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला पहला कवि था। अमीर खुसरो कहता है कि मैं भारतीय तुर्क हूँ और तुम्हें हिंदवी में उत्तर दे सकता हूँ। अरबी की बात करने के लिए मेरे पास मिस्री शक्कर नहीं है। आगे देखिए, उसने भारतीय और पर्शियन ईरानी रागों का मिश्रण कर एक नवीन शैली ईमान, जिल्फ, साजगिरी आदि को जन्म दिया था, जिसमें भारतीय और पार्सियन रागों का मिश्रण है, इनाम, जिल्फ, साजगिरी। आगे देखिए, अमीर खुसरो ने फारसी अरबी के मूल के कई राग जैसे एनम और घोर को भारतीय संगीत में शामिल किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो ने अरबी और फारसी मूल के कौन से राग की खोज की थी या भारतीय राग में संगीत में शामिल किया था। एमन व घोर था। और भारतीय और ईरानी रागों का मिश्रण कौन से राग का जन्म दिया था या आविष्कार किया था, तो इनाम है ना, इनाम, जिल्फ और साजगिरी था। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो ने फारसी की एक नई शैली उत्पन्न की जिस सबक ये हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है और वाकई में ये अमीर खुसरो की सोच को भी अभिव्यक्त करता है और उस समय किसानों की दुर्दशा को भी व्यक्त करता है। तो अमीर खुसरो ने लिखा है कि राज मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आँखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। तो अमीर खुसरो ने लिखा है कि राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आँखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। जो वर्तमान में भी ये किसानों, मध्यम वर्ग की पीड़ा को भी व्यक्त करता है। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो ने इस कथन को अपनी किताब
मोरलैंड में उद्धृत किया है। अमीर खुसरो के इस कथन को मोरलैंड ने अपनी किताब में उद्धृत किया है। आगे देखते हैं। बस यहीं तक। तो हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत में अमीर खुसरो तक हम लोगों ने जिक्र लिया है, पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने जो है चचनामा किताब है ना, जो अरबी भाषा में, इसके विषय में चर्चा कर ली है। तहकीक हिंद किताबुल हिंद जो अलबरूनी की अरबी भाषा में है, इनके विषय में भी विस्तार से चर्चा कर लिया है। और ताजुल मासिर जो हसन निजामी की किताब है, इनके विषय में भी विस्तार से चर्चा कर ली है। तबकात नासरी मिनहाजुल सिराज की रचना जो फारसी में है, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तारीख फिरोज शाही है ना, जो बरनी की है, इसके विषय में जो फारसी में है, इस पर हम लोगों ने भी विस्तार से चर्चा कर लिया है। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज रफीक है ना, इसके विषय में भी चर्चा कर लिया है। सीरत फिरोज शाही जो तारीख फिरोज शाही की है ना, विस्तृत संस्करण है। फतू ये फिरोज शाही है ना, जो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, इसको भी पढ़ लिया है। फतूह सलातीन जो इस्लामी की किताब है, इसको भी पढ़ लिया है। रहला इब्न बतूता की किताब जो अरबी भाषा में है ना, उत्तरी अफ्रीका का रहने वाला था, इसके विषय में विस्तार से चर्चा कर ली है। कामिल उत्तारीख जो शेख अब्दुल हसन की किताब है, इस पर भी चर्चा कर लिया है। तारीख यामनी ये भी हो गई, जो उत्बी की है, अरबी भाषा में है, महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार था। तारीख सिंध मीर मोहम्मद मासूम की रचना है, चचनामा पे आश्रित है। अरबों की विजय सिंध का इतिहास मिलता है, हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तारीख मसूदी जो बैहाकी की रचना है ना, इसके विषय में पढ़ लिया, जो महमूद गजनवी का शाही लेखक था। तारीख मुबारक शाही जो अहमद सरहिंदी की रचना है और मुबारक शाह को समर्पित है, हम लोगों ने चर्चा कर ली है। मालफूजात जो अमीर तैमूर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में, इसको भी पढ़ लिया है। जफ़रनामा अमीर तैमूर की जीवन गाथा को भी पढ़ लिया है। वाक़या मुस्ताकी शेख रिज़कुल्लाह मुस्ताकी की रचना है, इसको भी पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो मध्यकालीन इतिहास की जो किताबें हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर ली है। अमीर खुसरो की सारी रचनाओं को पढ़ लिया है। किरानुस सादिन, मिफ्ताहुल फुतूह, खजाइनुल फुतूह, आशिका है ना, नूह सिपिर, तुगलकनामा, एजाज खुसरवी, मलोल अनवर, सिरीन खुसरो, लैला मजनू, आइन सिकंदरी, हस्त बिहस्त। तो मध्यकालीन साहित्यिक स्रोत ने हम लोगों ने पहले पार्ट में अमीर खुसरो तक देख लिया है, और दूसरे पार्ट में हम लोग पूरा जो मुग़ल साहित्यिक स्रोत है कंप्लीट कर लेंगे। तो दूसरे पार्ट में हम लोग बाबरनामा से शुरू करेंगे, जो औरंगज़ेब तक के समय में जो किताबें लिखी गई हैं, तो बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक के साहित्यिक इतिहास को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको ये हमारा जो हैंड राइटिंग का जो ये नोट्स है, ये आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि कोई भी पॉइंट इस टॉपिक में छोटा नहीं होगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे पार्ट में।